पढ़ते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि साइंस एनसीईआरटी क्लास 8th का फर्स्ट टॉपिक है, मीन्स फर्स्ट चैप्टर है। तो इसका आज इस इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में घुसने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या क्या है। और एनसीईआरटी भी यही चाहता है कि आप चैप्टर को पहले बहुत बढ़िया से पढ़ें और तब उसको पूरा उसको कंटिन्यू रिवीजन करें। ठीक, तो इस चैप्टर का पूरा आउटलाइन है और टॉपिक सीरीज़ में दिए गए हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मीन्स एग्रीकल्चरल सिस्टम, कि कैसे एग्रीकल्चर किया जाता है। और उसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में सब टॉपिक है क्रॉप। क्रॉप क्या होता है, तो हम चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो उसके क्रॉप के बारे में भी पढ़ेंगे। और क्रॉप दो तरह के होते हैं, एक खरीफ होता है, एक रबी होता है। ये अपने क्लाइमेट के अनुसार डिवाइड है। भारत में तो ऐसे पता नहीं कितने मौसम हैं, बहुत सारे मौसम हैं, लेकिन तभी भी एक मोटे तौर पर इन्हें कैटेगराइज्ड किया गया है। और सेकंड टॉपिक है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। उसका बेसिक प्रैक्टिस क्या है, मतलब बेस क्या है क्रॉप प्रोडक्शन का, क्रॉप कैसे प्रोडक्ट होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। और हमारा थर्ड टॉपिक फिर हो जाएगा, थर्ड टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। देखिए, क्रॉप उगाने से पहले सॉयल हमारा एकदम सबसे फर्स्ट थिंग है, जो हमें सॉयल की फर्टिलिटी अगर होगी तो ही क्रॉप उगेगा। अगर सॉयल फर्टाइल नहीं होगा तो क्रॉप नहीं उगेगा। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉयल में आता है टिलिंग, प्लोइंग। टिलिंग और प्लोइंग से हमें फ़ायदा ये होता है कि इससे मिट्टी बराबर हो जाती है और ऑक्सीजन मिट्टी में पहुंचता है। ठीक, और इससे वीड्स जो अनवांटेड थिंग्स रहती हैं वो भी हट जाती हैं। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, अब टिलिंग और प्लोइंग करने के लिए कुछ हमें ज़रूरत भी चाहिए ना, तो उस ज़रूरत को पूरा करते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। मतलब जो उसके सामान है, औजार बोल सकते हैं, कि कृषि औजार जो इसे टिलिंग और प्लोइंग करने में हेल्प करते हैं। और 1.4 टॉपिक है हमारा सेलेक्शन ऑफ सीड। बी क्रॉप को उगने के लिए बीज भी, मतलब सीड भी हमारे पास एक प्रॉपर सीड होने चाहिए जो जो बढ़िया से ग्रो करे। तो सिलेक्शन ऑफ सीड, हमने सीड सेलेक्ट कर लिया, अब उसे बोएंगे कैसे, तो वो दिखाता है हमारा ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या आता था, सिकल होती थी, सिकल एंड खुरपा होता था। उससे लोग मिट्टी को उठाते थे, सीड बोते थे, फिर दबा देते थे। लेकिन मॉडर्न मेथड में क्या है, मॉडर्न मेथड में है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल यह एक मशीन है जो ट्रैक्टर से ड्राइव किया जाता है और वो सीड्स को यूनिफॉर्मली बोता है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग हाथ से बोएं, ये खेत हो गया, ठीक, अगर हाथ से बोएं तो एक सीड यहाँ लगेगा, तो एक सीड यहाँ लगेगा, एक सीड यहाँ लगेगा, बीच में लगेगा यहाँ पे ऐसे लगेगा। लेकिन अगर जब हम लोग बात करते हैं सीड ड्रिल की, तो सीड ड्रिल एकदम यूनिफॉर्मली एक ही लाइन में, एक ही क्यू में बनाता जाएगा। ओके, इसलिए सीड ड्रिल हमारा बेटर देन ट्रेडिशनल मेथड। प्रैक्टिस फ्रॉम वीड, ओ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, अब हमारे पौधों के साथ कुछ अनवांटेड थिंग्स उग जाते हैं, जहाँ अच्छाई होगी वहाँ बुराई थोड़ी सी आ जाती है। तो उनसे ख़त्म करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स केमिकल स्प्रेज होते हैं जिन्हें वीड्स पर मारने के बाद वीड्स जल जाते हैं। ठीक, जल नहीं, गल जाते हैं और वीड्स ख़त्म हो जाते हैं, हमारे पौधे ग्रो करने लगते हैं। अगर ज़्यादा वीड्स रहेंगे तो हमारे पौधे दब जाएंगे, ग्रो नहीं करेंगे। अब आता है, हमने सब कर लिया, पौधा बड़ा हो गया, फसल पक गई, अब उसका क्या करें। तो अब उसके लिए उसको काटना है, तो काटने की प्रक्रिया को, द प्रोसेस ऑफ कटिंग इज नोन एज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग कर लिए। हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे,
तो हार्वेस्टिंग के लिए एक हार्वेस्टर मशीन आता है जिसे हम लोग कंबाइन बोलते हैं। और हार्वेस्टिंग के बाद जब फसल हमारे घर पे आती है तो आप देखे होंगे गेहूं के ऊपर लेयर होती है, वो लेयर भी गेहूं में ही रहती है। तो उसे निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं थ्रेशिंग और विनोइंग। ये थ्रेशिंग मशीन से होता है और विनोइंग हाथों से ही होता है। जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो अब इसके बारे में डीपली डिस्कस कर लेंगे। और अब हमारा आता है स्टोरेज। स्टोरेज मीन्स हार्वेस्ट कर लिए, ला लिए, अब उसको रखेंगे कहाँ? कहीं भी रख देंगे तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आके उसका सफाया कर देंगे, या फिर बड़े ऑर्गेनिज्म भी खाते ही हैं उसको। तो स्टोरेज के लिए सबसे अच्छा होता है सिलोज। सिलोज एक मेटल से बना होता है, बहुत बहुत मतलब बड़ा डिब्बा होता है, उसी में ग्रेन को रखा जाता है। एंड ग्रेनरीज में जूट के बैग्स में भर के बोरों को रख दिया जाता है। और हमारे जब घर में भी रखते हैं तो घर में नीम का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। नीम की पत्ती लगा देते हैं क्रॉप में ताकि वो ख़राब ना हो। नीम एक एंटीबैक्टीरियल प्लांट है जो उधर कीड़ों मकोड़ों को आने से रोकता है। अब हमारा लास्ट जो टॉपिक है, लास्ट में सबसे क्या पढ़ेंगे? फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल हमें कैसे फूड देते हैं? देखिए, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर तो नाम से हम लोग सोचते हैं कि बस इसमें प्लांट्स ग्रो होते होंगे, प्लांट्स का ग्रो होना और पौधों का उगना ही एग्रीकल्चर का आता है, लेकिन असल में ये नहीं होता। एग्रीकल्चर मीन्स प्लांट्स तो होता ही होता है, लेकिन फूड फ्रॉम एनिमल्स, रियरिंग ऑफ हनी बीज। रेयरिंग ऑफ हनी बीज को क्या कहते हैं? सोचिए सोचिए क्या कहते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। रेयरिंग ऑफ हनी बीज इज नोन एज एपिकल्चर। तो ये क्या है? हनी बीज क्या है? ये एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। तो इनका भी रेयरिंग मतलब इनका भी उत्पादन एग्रीकल्चर में आता है। और पोल्ट्री फार्मिंग का नाम सुना है आप? पोल्ट्री मीन्स जो हम मुर्गे पालते हैं फिर काट के खा जाते हैं और उन्हें बेचते हैं, वो भी एग्रीकल्चर में ही आता है। तो यहाँ फूड फ्रॉम एनिमल समझ में आ गया। एनिमल हमें कैसे फूड प्रोवाइड करते हैं? मुर्गी अंडा देती है, और चिकन जहाँ से आता है वो मुर्गे हमें क्या देते हैं? मांस देते हैं। और फिर मटन के लिए बकरे मांस देते हैं। और एनिमल हस्बेंड्री, इसमें एक सब टॉपिक है बस, एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब वही ब्रिंगिंग अप ऑफ एनिमल्स फॉर आवर रिक्वायरमेंट ऑन लार्ज स्केल, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में हमें अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ऊपर लाने का एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। तो इस टॉपिक में बस इतना है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।